नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहाँ हम केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि इस खबर की हर तह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, खबर को लेकर पूरी पड़ताल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक बड़ी खबर की। सीएम मनोहर लाल का आज रोहतक का दौरा है, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम सीएम मनोहर लाल करने वाले हैं। अलग अलग जिलों में जाते हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं और जनसंवाद करते हैं, जन जन से रूबरू होते हैं। आज रोहतक में पहुंच रहे हैं और शाम 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से रोहतक पहुंचेंगे और जनसंवाद का कार्यक्रम देखिए रहेगा 6:15 बजे महिला कॉलेज में। रात 8 बजे तक चलेगा जनसंवाद कार्यक्रम और सीएम मनोहर लाल इसमें आपको बता दें कि जनता से रूबरू होते हैं, जनता से सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक लेते हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर आंकड़ों समेत जानकारी देते हैं और जो लोग भी जनसंवाद कार्यक्रम में लेकर आते हैं परेशानी, उनका मौके पर निपटारा किया जाता है। सीएम मनोहर लाल के साथ जनसंवाद में अलग अलग महकमों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे तमाम सहयोगी खबर की तह तक में। और सबसे पहले आपका मैं तारुफ करा दूं सबका। अनिल मोर खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर हैं और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ राव शफात और शिमला ब्यूरो है खबरें अभी तक के प्रदीप। तो सबसे पहले अनिल मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरह से सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए रोहतक जा रहे हैं, क्या नजर आता है? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम की बात करें आरती, मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिलहाल चंडीगढ़ में मौजूद है। मुख्यमंत्री की तरफ से वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो स्टेट लेवल की बैठक है, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो बैठक है वो फिलहाल थोड़ी देर बाद बैठक होने, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री दोपहर बाद रोहतक के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री तकरीबन 4:30 बजे रोहतक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के अगर आज के रोहतक कार्यक्रम की बात करें आरती, मुख्यमंत्री सबसे पहले जो एक मुख्यमंत्री की तरफ से एक हर शनिवार को कार्यक्रम किया जाता है सीएम की विशेष चर्चा, उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होता है जिसमें मुख्यमंत्री एक वर्ग विशेष से बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाओं का फीडबैक है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाता है। तकरीबन शाम 5 साढ़े 5 के करीब मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम रोहतक में रहने वाला है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से एक जनसंवाद कार्यक्रम रोहतक में रखा गया। मुख्यमंत्री जो जनसंवाद कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अमूमन पहले गांवों में जाते थे, गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री शहरों का भी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देर शाम रोहतक में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रोहतक के लोगों की क्या बातें हैं, क्या समस्याएं हैं वो सुनेंगे और कहीं ना कहीं मौके पर ही मुख्यमंत्री उन समस्याओं का समाधान करेंगे। कल के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अगर बात करें आरती, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल सुबह रोहतक MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों, चाहे हम सिरसा की बात करें, पंचकुला की बात करें, तमाम जिलों में राहगिरी कार्यक्रम किए। कल सुबह मुख्यमंत्री रोहतक में राहगिरी कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री फरीदाबाद चले जाएंगे। मुख्यमंत्री फरीदाबाद में कल पन्ना प्रमुख सम्मेलन को शिरकत करेंगे। फरीदाबाद में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री का जो आगामी कार्यक्रम है वो सोनीपत का। सोनीपत में मुख्यमंत्री को कई योजनाओं की जो आधारशिला है, शिलान्यास है, वो मुख्यमंत्री की तरफ से किए जाने हैं। कल मुख्यमंत्री सोनीपत में कई बड़ी सौगातें सोनीपत के लोगों को देंगे। जी, तो ये तमाम कार्यक्रम रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के। हम जनसंवाद रोहतक की बात करते हैं। देखिए, प्रदेश के अलग अलग जिलों में सीएम मनोहर लाल पहुंचे, जन जन से रूबरू हुए, जनसंवाद में समस्याओं का समाधान किया, कहीं सौगात दी। लेकिन रोहतक में क्या उम्मीद है? वैसे तो काफी पॉपुलर हो गया कि सीएम का जनसंवाद, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। रोहतक में क्या लगता है, कितनी भीड़ उमड़ेगी? देखिए, बिल्कुल रोहतक का जनसंवाद काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के सारे जनसंवाद कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन रोहतक का यूं महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि देखिए रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर मुख्यमंत्री आज शाम को रहेंगे। रोहतक के लोगों की समस्या मुख्यमंत्री सुनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि रोहतक के लोगों की तरफ से किस तरीके की समस्या मुख्यमंत्री की तरफ से रखी जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री गाँवों में जनसंवाद कार्यक्रम करते थे, तमाम हल्कों में, जिलों में मुख्यमंत्री जाते थे और कहीं ना कहीं ग्रामीणों की समस्याएं मुख्यमंत्री सुनते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने थोड़ा इस जनसंवाद कार्यक्रम की जो एक रूपरेखा थी उसमें थोड़ा बदलाव किया। मुख्यमंत्री जिस भी शहर में जाते हैं वहां पर जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं। मुख्यमंत्री पिछले दिनों चाहे सिरसा में गए हों, यमुनानगर में गए हों, जिस भी जिले में मुख्यमंत्री जाते हैं तो अमूमन शाम को वहां पर जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने पंचकुला में भी जनसंवाद कार्यक्रम किया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब चाहे ग्रामीण इलाके हों, विधानसभा क्षेत्रों के, चाहे शहरी इलाके हों, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दोनों इलाकों में सामंजस्य लेकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जनसंवाद का दायरा एक तरह से बढ़ाया जा रहा है।
बिल्कुल अनिल, आप बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर से हम दर्शकों को एक बार रूबरू करवा देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आज चंडीगढ़ में बैठक है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ये बैठक है। सीएम मनोहर लाल सुबह 11 बजे सीएम आवास पर ये बैठक लेने वाले हैं। आपको बता दें कि आज बड़ा ही बिजी शेड्यूल है सीएम मनोहर लाल का। आज 11 बजे ये बैठक होगी। एक बार फिर से खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर का रुख करते हैं। अनिल, चंडीगढ़ में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक कितनी खास रह सकती है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक ली जानी है। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी और जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, इस बोर्ड में कहीं ना कहीं कि आगामी जो वाइल्ड लाइफ की प्लानिंग है, किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। जिस तरीके से हम गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम को लेकर वाइल्ड लाइफ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी दिनों से लगे हुए। एक बड़ी सेंचुरी वहाँ पर विकसित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ की जो आगामी प्लानिंग है, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को हरियाणा में किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, किस तरीके से जो वन क्षेत्र को आगे किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। और कहीं ना कहीं एक तरीके से समीक्षा बैठक हम कह सकते हैं। अब तक के कामों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य की किस तरीके से रोड मैप है, किस तरीके से प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अधिकारियों से चर्चा करते नजर आएंगे। चलिए, बिल्कुल, और आप बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर से भी हम दर्शकों को इस बीच रूबरू करा दें। जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह करेंगे बड़ी रैली। 2 अक्टूबर का दिन होगा। बीरेंद्र सिंह की रैली होगी, मेरी आवाज सुनो। इस रैली में पक्ष विपक्ष के कई बड़े मौजूद रह सकते हैं चेहरे। ये माना जा रहा है रैली में पक्ष विपक्ष के कई बड़े चेहरों की मौजूदगी की उम्मीद। और बड़ी बात यह है कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर यह रैली हो रही है। ये कहा जा रहा है मंच से बीरेंद्र सिंह किसी बड़े ऐलान को कर सकते हैं, ये माना जा रहा है। इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है। हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह रहेंगे मौजूद। दलित नेता चंद्रशेखर रावण रहेंगे मौजूद। पूर्व सांसद जगमीत सिंह बराड़ रहेंगे मौजूद। किसान नेता युद्धवीर सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा, RS धूमन भी मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल, देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह अपनी विभाग के लिए जाने जाते हैं। उनके कई बयान विरोधाभास को लेकर भी चर्चाओं में रखे गए। अब ये रैली कैसी रहेगी, क्या कुछ इस रैली से उम्मीदें हैं? देखिए, बिल्कुल आरती, 2 तारीख बीरेंद्र सिंह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए भी काफ़ी अहम दिन कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बीरेंद्र सिंह यूँ तो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह बीजेपी से, हिसार से सांसद है। लेकिन बृजेंद्र सिंह 2 तारीख को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम ना बीजेपी का है, ना बीजेपी के मंच का इस्तेमाल किया गया है, ना बीजेपी के झंडे का इस्तेमाल किया गया। 2 तारीख को बीरेंद्र सिंह मेरी आवाज़ सुनो एक रैली करने जा रहे हैं। ये जो पूरी का पूरा कार्यक्रम रखा गया है, मेरी आवाज़ सुनो, ये बीरेंद्र सिंह के साथ ही एक बीरेंद्र सिंह का गैर राजनीतिक मंच है। जब बीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं कांग्रेस में होते थे, कांग्रेस में वो बगावती मूड में आ रखे थे, उस वक्त बीरेंद्र सिंह के साथियों की तरफ से एक ये मंच का गठन किया गया था। बीरेंद्र सिंह के साथ इस मंच का नाम दिया गया था। बीरेंद्र सिंह उसके बाद बीजेपी में चले गए थे। लेकिन पिछले कुछ समय से, चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन में आपने आरती देखा था कि बीरेंद्र सिंह किस तरीके से किसानों के पक्ष में खड़े थे। और चाहे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार, उनके खिलाफ कई बयान दे देते थे। पिछले काफ़ी दिनों से बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन चलना नहीं चाहिए, टूटना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीरेंद्र सिंह जिस तरीके के मूड में, जिन तरीके के तेवर में नजर आ रहे हैं, इस बीच बीरेंद्र सिंह अगर 2 तारीख को एक रैली करते हैं तो कई मायनों में अहम हो जाती है। सबसे पहले मैं मंच की बात कर लेता हूँ। बीरेंद्र सिंह के मंच पर कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे, वो सबसे अहम रहने वाला है। बीजेपी के कौन से नेता मौजूद रहेंगे? बीरेंद्र सिंह पिछले दिनों कह चुके हैं कि वो अपने कुछ साथियों को विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। विधानसभा चुनाव अपने साथियों को बीजेपी की टिकट पर लड़वाएंगे, निर्दलीय के तौर पर लड़वाएंगे कि दूसरे सियासी दल से लड़वाएंगे। इसको लेकर बीरेंद्र सिंह मंच से क्या कुछ कहते हैं वो काफ़ी अहम रहने वाला है। बीजेपी के कौन कौन से नेता बीरेंद्र सिंह का मंच साझा करेंगे, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह है वो मंच पर मौजूद रहेंगे, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा जो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों से कौन कौन नेता बीरेंद्र सिंह के मंच पर आएंगे? देखिए आरती, बीरेंद्र सिंह कह चुके कि कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। लेकिन जब भी कोई बड़ा नेता कार्यक्रम करता है, वो सामाजिक कार्यक्रम कम, राजनीतिक कार्यक्रम ज़्यादा होता है। बीरेंद्र सिंह के मंच पर चंद्रशेखर रावण जो दलित राजनीति करते हैं यूपी में, वो बीरेंद्र सिंह के मंच पर मौजूद रहेंगे। जगमीत बराड़ जो पूर्व में सांसद रहे हैं, पूर्व में अकाली नेता रहे हैं, बीरेंद्र सिंह के मंच पर मौजूद रहेंगे। किसान संगठनों से जुड़े कई नेता, चाहे युद्धवीर सिंह की बात करें, वो मंच पर मौजूद रहेंगे। कृषि एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया, चाहे हम कृषि एक्सपर्ट घूमन की बात करें, देवेंद्र शर्मा की बात करें, उनको भी बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं बीरेंद्र सिंह के मंच पर सियासी नेता कौन से रहेंगे? क्योंकि पिछले दिनों चौधरी देवीलाल की जयंती थी कैथल में, बीरेंद्र सिंह इनेलो का मंच पिछले काफ़ी समय से 2 से 3 बार
बार वो इनेलो का मंच शेयर कर चुके हैं, तो ऐसे में जी वीरेंद्र सिंह के मंच पे कांग्रेस, इनेलो, इन दलों से क्या कोई नेता आएगा, वो महत्वपूर्ण रहने वाला। वीरेंद्र सिंह सियासी अनाउंसमेंट क्या करते हैं, वीरेंद्र सिंह भविष्य की राजनीति को लेके क्या कुछ कहते हैं, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के वो बिल्कुल खिलाफ में खड़े हैं, भविष्य की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहते हैं, यानी वीरेंद्र सिंह के मंच पर कौन नेता मौजूद रहेंगे, वीरेंद्र सिंह की तरफ से क्या स्पीच प्रदेश सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर दी जाती है, भविष्य की राजनीति को लेकर वीरेंद्र सिंह क्या कुछ कहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला और है। कुल मिला के कह सकते हैं अनिल कि हो सकता है चौधरी वीरेंद्र सिंह की आगे की राजनीति की परिपाटी क्या रहेगी इस रैली से स्पष्ट हो पाए, ये उम्मीद जरूर है। चलिए बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने तमाम विस्तार से खबरों का आकलन किया है। अब हम उत्तराखंड की खबरों की बात कर रहे हैं। सीएम धामी का लंदन दौरा सफल रहा है। ब्रिटेन से दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज दिल्ली से देहरादून रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के स्वागत की बड़ी तैयारी की है, खास तैयारी की है। ब्रिटेन के सफल दौरे को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अब जोश में है। 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर करार हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उत्तराखंड प्रवासी सेल बनाया जाएगा और ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ बैठक में उत्तराखंड और ब्रिटेन के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए कार्य योजना के लिए बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया से औपचारिक वार्ता के दौरान यूके में विभिन्न प्रस्तावों पर हुए करार के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके दौरे के दौरान देखिए रोड शो में हिस्सा लिया, अलग अलग जगहों पर उन्होंने मुलाकात की है कारोबारियों से और काफी सफल ये दौरा माना जा रहा है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात का हम रुख करते हैं। राव शफात हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अच्छा राव शफात, देखिए ब्रिटेन का दौरा बेहद सफल माना जा रहा है और इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी बेहद गंभीरता से काम भी कर रही है। हालांकि इन्वेस्टर समिट पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। फिलहाल धामी के स्वागत की क्या तैयारियां देखते हैं, इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या सफलता फिलहाल नजर आ रही है? देशवाल, देखिए मेगा तैयारी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में देहरादून पहुंच जाएंगे और बन्नू स्कूल जहां पड़ता है वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी तैयारी की है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए और बधाई के लिए। और भाजपा जो इन्वेस्टर समिट होने वाली है, प्रस्तावित है दिसंबर में, उसको बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। और अभी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन का दौरा था, वहां बर्मिंघम में उन्होंने रोड शो किया, जर्मन में रोड शो किया, इसके साथ ही जो दूसरे शहर है ब्रिटेन के, लंदन में रोड शो किया, तो एक बड़ी कामयाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली। क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा था कि जब इन्वेस्टर समिट होगी तो बड़े निवेशक यहाँ पर आएंगे। ये बड़ी कामयाबी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टर समिट से पहले ही राज्य सरकार जिस तरह से काम करती नजर आ रही है वो कामयाबी की ओर बढ़ती नजर आ रही है। 12,500 करोड़ रुपए के MOU इस वक्त साइन हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य सरकार के लिए और ये इन्वेस्टर समिट जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की दशा और दिशा को बदलने में सबसे ज्यादा कारगर होगी। और इसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन पहुंचे थे। ब्रिटेन में उनका भव्य स्वागत किया गया था। जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग वहां रहते हैं या भारतीय लोग रहते हैं, और बड़ी कंपनियों के साथ उनकी बैठक हुई। बर्मिंघम में 250 ऐसे उद्योगपति थे जिनके साथ बैठक हुई और लंदन में करीब 80 ऐसे उद्योगपति थे जिनके साथ उनकी चर्चा हुई। और बड़ी कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि 12,500 करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जो संभावनाएं हैं वो बड़े पैमाने पर संभावनाएं है। अब आने वाले वक्त में कुछ कंपनियां ऐसी हैं लंदन की जो यहाँ पर लिथियम बैटरी का निर्माण कर सकती हैं, यूनिट लगाएंगी। इसके साथ ही टूरिज्म की बात करें, IT सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो अलग अलग सेक्टरों में ये MOU साइन हुए हैं। तो बड़े निवेश की आस लेकर चल रहे थे और काफी हद तक ये उम्मीदें सफल भी साबित हो रही हैं, उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं। आप बने रहिए राज शफात। एक और बड़ी खबर से दर्शकों को जरा रूबरू हम करवा दें तो देहरादून से एक खबर है कि 2 से अधिक किराएदार रखने वालों को एक बड़ा झटका लग रहा है। घरेलू की बजाय लेना होगा कमर्शियल कनेक्शन। और बड़ी बात यह है कि अगर आप कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं तो ये महंगा पड़ेगा। घरेलू कनेक्शन के लिए दुरुपयोग की अगर शिकायत मिलती है तो फिर देखिए कार्रवाई भी होगी। प्रेमनगर, पौंधा, भाऊवाला, सीलाकुई से मिल रही है शिकायतें। शिकायतों पर UPCL लगातार छापेमारी कर रही है। सोलाकुई क्षेत्र में 200 जगह घरेलू कनेक्शन का दुरुपयोग हुआ है। सभी को कनेक्शन घरेलू से कमर्शियल में बदला गया है। और जरा जानकारी के लिए रुख राव शफात का करते हैं। राव शफात, देखिए घरेलू से अगर कमर्शियल में कनेक्शन बदला जाता है तो कितना नुकसान रहेगा मकान मालिक को, क्या काफी महंगा पड़ेगा?
देखिए आरती, इसके दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। पहला तो जो अब यूपीसीएल अब नई कार्य योजना तैयार कर रहा है, हालांकि अभी छापेमारी भी शुरू हो चुकी है, जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीजी होते हैं, हॉस्टल होते हैं, या फिर बहुत सारे मकान होते हैं जहाँ किराएदार रखे जाते हैं, जी और उनका जो कनेक्शन होता है वो घरेलू कनेक्शन होता है, जी कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं होता है। तो अब यूपीसीएल ने ये कार्रवाई की है कि जो भी इस तरह के कनेक्शन लेकर के किराएदारों को रखता है, पीजी चलाता है या फिर दूसरी एक्टिविटी करता है कॉमर्शियल, तो उसको कॉमर्शियल ही कनेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे 200 करीब ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस तरह के विद्युत विभाग ने छापेमारी की है। बहुत सारे हॉस्टल हैं, बहुत सारे पीजी चल रहे थे जहां सिर्फ घरेलू कनेक्शन थे, लेकिन उनका कॉमर्शियल यूज हो रहा था, ऐसा मानना है यूपीसीएल का। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर अगर नजर डालें, देखिए कनेक्शन तो पीजी वाले या हॉस्टल वाले कॉमर्शियल भी ले लेंगे, लेकिन ये जो भार है, ये जो लोड है, ये जो बढ़ा हुआ पैसा है, ये किराएदार की जेब से जाने वाला है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मकान मालिक होता है वो अपनी जेब से पैसा नहीं देगा। ये बात भी यूपीसीएल को सोचनी चाहिए। और जो किराएदार है उसी की जेब से ये पैसा जाएगा, वो चाहे कॉमर्शियल कनेक्शन, जो भी मकान मालिक होगा, पीजी मालिक होगा, या जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है अपने उन घरेलू बिल्डिंगों में या इमारतों में, तो किराएदार के ऊपर ये लोड जा सकता है। तो इसका दूसरा पहलू भी ये है। लेकिन यूपीसीएल का इससे राजस्व बढ़ेगा, और दूसरा, क्योंकि जिस तरह से यूज किया जा रहा था, घरेलू कनेक्शन लेकर के कॉमर्शियल यूज किया जा रहा था, तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। बहुत सारे जुर्माना लगाया गया, बहुत सारे लोगों को हिदायत दी गई है। अब जो उत्तराखंड में या फिर खासकर राजधानी देहरादून में करीब 4 से 5 लाख बच्चे बाहरी प्रदेशों के उत्तराखंड में आते हैं पढ़ने के लिए, खासकर देहरादून में आते हैं, और वो पीजी में या हॉस्टल में या अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो ऐसे जितने भी पीजी हॉस्टल हैं या दूसरे जो मकान मालिक है, उनको ये कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, और उनको उनकी जेब से भारी पड़ सकता है। लेकिन ये जो मैंने कहा कि दूसरा पहलू है कि किराएदार की जेब से ये पैसा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राव शफात, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब हम हिमाचल का रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बयान है सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ा। उन्होंने कहा कि इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को खरीदा जाएगा। 25 सालों तक प्रदेश सरकार ये खरीद करेगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर स्थापित करने के लिए अब युवाओं को विशेष प्रोत्साहन, राज्य सरकार युवाओं को विशेष प्रोत्साहित कर रही है। और देखिए, सौर ऊर्जा पर सरकार फोकस कर रही है, युवाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए सरकार 25 साल तक खरीदने वाली है सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को, ताकि युवाओं के लिए एक स्थिर आय का स्रोत सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा दोहन के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। चलिए, खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, देखिए, अब सरकार कह रही है कि सौर ऊर्जा पर फोकस होगा। कितना फोकस सरकार का नजर आता है और योजना कितनी सफल हो सकती है? फिलहाल योजना को लेकर धरातल पर कितनी तैयारियां? बिल्कुल आरती, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत और उसके साथ साथ अगर दोहन का कोई जरिया है तो वो हाइडल प्रोजेक्ट है। जो पानी से तैयार होने वाली ऊर्जा है, बिजली है, वो हिमाचल प्रदेश में उसकी अपार संभावनाएं हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब इस तरह से सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी की भी हिमाचल प्रदेश में संभावनाएं प्रबल हो गई है। और ऐसे में राज्य सरकार का ये फैसला है कि जो बेरोजगार युवा है वो अपनी जमीन पर अगर सोलर प्लांट लगाते हैं, सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से ही 40% सब्सिडी दी जाएगी। और उसके साथ साथ जब उनका प्रोजेक्ट अप्रूवल होगी, उसी दौरान उनके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, बिजली सरकार की 25% तक खरीदेगी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बेरोजगारों के लिए ये स्वरोजगार का भी जरिया बनेगा, उनकी आय बढ़ाने वाला भी एक जरिया बनेगा। उसके साथ साथ बेरोजगारी का कई और लोगों को भी आगे रोजगार दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य यह है कि 2026 तक पूरा प्रदेश ग्रीन एनर्जी राज्य बन जाए और देश में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बनने वाला हो। इस लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है और इसी दिशा में कोशिश की जा रही है ग्रीन और क्लीन एनर्जी की, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है। और ये बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा है, हरित ऊर्जा है। हालांकि हाइड्रो भी प्रदेश में है, लेकिन संभावनाएं रहती है कई बार पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, वहाँ पर आसपास की जो बिल्कुल लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जी, अच्छा प्रदीप, एक और बड़ी खबर से हम दर्शकों को जरा रूबरू कर देते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1,500 से ज्यादा कोविड वॉरियर को घर का रास्ता दिखा दिया है। ये लोग उम्मीद तो कर रहे थे कि इन्हें नियमित किया जाएगा, इन्हें तनख्वाहें वक्त पर मिलेंगी, लेकिन बीते 5 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे कोविड कर्मचारी, विधानसभा सत्र के दौरान कोविड कर्मचारियों ने हड़ताल भी की थी। वेतन ना मिलने के कारण कोविड कर्मचारी परेशान थे। धर्मशाला में एक कर्मचारियों की देखिए हड़ताल भी हुई और इसी बीच एक कर्मचारी ने तनाव की वजह से
अपनी जान गंवा दी। बैजनाथ में भी 3 महीने पहले डिप्रेशन के कारण एक कर्मचारी की जान चली गई थी। नौकरी में एक्सटेंशन और वेतन ना मिलने से खफा थे दोनों कर्मचारी। और अब जिस तरह से सरकार का फैसला सामने आया है, और भी ज्यादा नाराजगी। अब देखना होगा क्या किसी तरह का प्रदर्शन होता है। प्रदीप, अब कोरोना वॉरियर्स को लेकर ये जो जानकारी सामने आ रही है, इसका क्या असर रहेगा? किसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? सरकार का क्या रुख है? सरकार क्या कह रही है? कोरोना वॉरियर्स इतने बुरे वक्त में इन्होंने काम किया है, उस वक्त जब कोरोना के केसेस के कोई नजदीक नहीं आता था, उस वक्त कोरोना वॉरियर्स आगे आए। इन्होंने भले ही केवल नौकरी नहीं की बल्कि लोगों की मदद की है। आज उनके साथ ये व्यवहार, इसको लेकर विपक्ष का क्या कहना, सरकार का क्या कहना? बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के माफ कीजिएगा, विधानसभा के वक्त भी जब सत्र लगा था, उस भी एक बड़ा ये मुद्दा यहाँ पर सत्र में हमने देखा। और जो कोविड वॉरियर्स थे वो चौड़ा मैदान में वहां पर लगातार अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन भी करते रहे और रात दिन वहीं बैठे रहे। लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज पूरा होने वाला है। जो एग्रीमेंट के साथ है 30 सितंबर तक का इनको एक्सटेंशन मिली थी। अब देखना ये होगा इसमें राज्य सरकार आगे क्या फैसला इसमें करती है। हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि हम इनको लेकर जो है पॉजिटिव है और इनको जो इनको एक्सटेंशन दी जानी है उसकी फाइल भी हमने मूव की है। लेकिन क्या उसको आज अप्रूवल मिलेगी, इनकी एक्सटेंशन आगे मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं उनको 3-3 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है। लेकिन जो कोविड वॉरियर्स है उनकी जो प्रमुख मांग है कि हमारी नौकरी को सुनिश्चित किया जाए, हमारे भविष्य को सुरक्षित किया जाए, ये इनका मुख्य मुद्दा है। और ये चाहते हैं कि किसी पॉलिसी के अंदर हमें लाया जाए। हालांकि इनको रेगुलर नहीं किया जा सकता, इनको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाया जा सकता क्योंकि उसके लिए रेगुलर भर्ती में आना पड़ता है। लेकिन जैसे बाकी कर्मचारी होते हैं, कुछ पॉलिसी के अंदर उनको लाया जाता है। जैसे पहले शिक्षकों को पीटीए शिक्षक थे, एसएमसी शिक्षक थे, एक पॉलिसी के तहत आए थे, उनको निकाला नहीं गया था और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साल बाद रिन्यू होता था, यानी एक साल की एक्सटेंशन थी। तरह के ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी 3-3 महीने का हर समय जो एक्सटेंशन दी जा रही है उससे चिंता रहती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये आगे 3 महीने का होने वाला है क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में नौकरी की है जब कोई भी परिवार के लोग भी उस वक्त कोविड छूना नहीं चाहते थे और ये कोविड वार्ड में काम कर रहे थे। तो पक्ष का भी कहना है कि इनके प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए और ऐसे में इनको इनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए पॉलिसी के तहत, यानी जैसे पूर्व में भी पॉलिसी है इस तरह की एक्सटेंशन वाली नहीं है। कुछ ऐसा था कि नौकरियों से नहीं निकाला जा सकता। इनको हर वक्त डर रहता है 3 महीने बाद कि अब हम नौकरी गई, अब हम नौकरी गई। तब ये होगा आज इस पर राज्य सरकार क्या फैसला करती है, क्या इन्हें नौकरी से पूरी तरह से निकाल दिया जाता है या फिर 3 महीने की इनको एक्सटेंशन दी जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो खबर की तह में जुड़े थे प्रदीप और इनके साथ ही राव शफात और खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खबर की तह तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।